ओके, गुड मॉर्निंग। डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बाद आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा के लिए 3 प्रोसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार होना। एक डीएनए जो इंडिविजुअल के पास रहेगा और कॉपी क्या है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में, नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी जाएगी। तो रेप्लिकेशन क्या है? ये वो यूनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड के बेसिस पे ही, मतलब जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, अपनी एक कॉपी तैयार करता है। डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार करना क्या कहलाया आपके पास? रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये दिया था टेलर नाम के साइंटिस्ट ने। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेशन डीएनए की 2 स्ट्रैंड हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कह देते हैं, उसकी क्या है कॉपी तैयार की जाती है। मतलब हाफ क्या है डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व रहती है और हाफ उसकी न्यू प्रिपेयर होती है। उसके बेसिस पे कहा गया है सेमी कंजर्वेटिव हाफ। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन सेमी कंजर्वेटिव मोड। वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज फ्रॉम द पेरेंट, एज सच पेरेंट से ली जाती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री नई डीएनए स्ट्रैंड तैयार की जाती है। मतलब हाफ क्या रह गई कंजर्व और हाफ न्यू तैयार हुई। फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन द डीएनए स्टार्ट्स टू अनवाइंड। डबल हेलिकल फॉर्म में है तो वो अनवाइंड होगा। जो 2 स्ट्रैंड है आपके पास दे गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डीएनए स्टार्ट्स टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। इस बेस पेयरिंग का हमेशा ध्यान रखना है। ए और टी के बेस पेयरिंग होगी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, सी और जी की ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैथल और मिजल्सन ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड। डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मोड बताया है टेलर ने, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है सैथल और मिजल्सन ने। ई कोलाई के ऊपर, एस्केरिया कोलाई के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिफिक नेम को ढंग से वो कीजिएगा अंडरलाइन, ई सेपरेटली और कोलाई सेपरेटली अंडरलाइन होगा। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव जो नाइट्रोजन थी उसके अंदर इसे ग्रो करवाया गया सेवरल जनरेशन तक, और यूनिफॉर्मली नाइट्रोजन 15 ई कोलाई, साइंटिफिक नेम ढंग से लिखिएगा। दे ऑल्सो ग्रो ई कोलाई इन द नॉर्मल N14 मीडियम। नॉर्मल जो आपके पास नाइट्रोजन 14 रेडियो एक्टिव जो नॉर्मल कंसीडर किया गया, नाइट्रोजन 14 में भी ग्रो करवाया गया, एंड दे गेट यूनिफॉर्मली नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग ई कोलाई। और पूरी तरह से नाइट्रोजन 14 वाली इसने, ये देखिए, एक नाइट्रोजन 15 वाली ले ली है, इसे हैवी कंसीडर करेंगे, और एक नाइट्रोजन 14 वाली ई कोलाई ग्रो करवा लिए, उनका डीएनए स्ट्रैंड है ये। They mix the heavier DNA N15 containing E. coli in the medium of N14. उन्होंने क्या किया, heavier DNA N15 containing E. coli को, मतलब N15 वाली E. coli को N14 मीडियम में ग्रो करवाया। In the daughter cell, hybrid DNA containing one strand of N15 and one strand of N14 was seen. Next generation में जब ये तो थी नॉर्मल N15 वाली, ये 14 वाली, जब N15 को N14 मीडियम में ग्रो करवाया गया तो हमें इंटरमिक्स प्राप्त मिला है N15 और N14. When these hybrid was further grown in the normal N14 medium, 50% hybrid and 50% normal daughter cells are obtained. This clearly prove that semi conservation mode of DNA. फिर से ग्रो करवाया गया, फिर से हमें क्या है, ये 50-50% वाली नॉर्मल रेशो में हमें ये आगे मिले। ठीक है, जब नेक्स्ट जनरेशन में हमने ग्रो करवाया इसे तो एक तो हमें हाइब्रिड मिला, 50% हमें क्या है नॉर्मल वाले मिल गए, क्योंकि मीडियम हम N14 लेके चल रहे थे। इससे पता चल रहा था कि सेमी कंजर्वेटिव। आप N14 N15 वाला रेड पेन वाला अलग, ग्रीन पेन वाला अलग, लेकिन मीडियम में हम क्या दे रहे हैं, ग्रीन पेन वाला ही दे रहे हैं। तो N15 ग्रीन पेन, ये ऑलरेडी ग्रीन था तो ग्रीन, ऑलरेडी ग्रीन था तो ग्रीन। ठीक है, इससे प्रूव हो रहा था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर देखिए, टाइम एंड साइट ऑफ अकरेंस। प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, साइटोप्लाज्म में होती है। यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस आपने लाइफ साइकिल पढ़ी, सेल साइकिल पढ़ी थी +1 क्लास में, उसमें एस फेज था, सिंथेसाइज फेज। न्यूक्लियस के अंदर सेल साइकिल के एस फेज के टाइम पे रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स में। जब आप प्रोसेस की बात करो तो रेप्लिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है,
इसमें अलग अलग स्टेप हैं। जैसे स्टेप 1 की बात करें, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मतलब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्लस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हम तीनों की बात कर रहे हैं। डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ तो नाम दे दिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एटीसीजी ये क्या है हमारे नाइट्रोजिनस बेस पेयर, आर प्रेजेंट इन द कैरियोप्लाज्म, कैरियो न्यूक्लियस, ठीक है, प्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिलते हैं ये, डीऑक्सीराइबो अमीनो मोनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी, ठीक है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट ये है इनकी इनएक्टिव फॉर्म। यहां से ये कन्वर्ट किए जाते हैं एक्टिवेशन फॉर्म में, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में। जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में। डीऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ आपका डीऑक्सी थायमीन ट्राइफॉस्फेट में। ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ये है इनकी एक्टिव फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। इनका मोनो से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना फॉस्फोराइलेशन, और ये होगा फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर सेकेंड स्टेप देखिए बेटा, एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए का एक्सपोजर होना, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कंसीडर कर सकते हो। जो डीएनए था वो था अब तक हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म से उसका ओपन होना, वो चीज क्या कहलाएगी, एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए। देखिए पेरेंट डीएनए इज प्रेजेंट इन द हेलिकल फॉर्म, प्रेजेंट कंप्लीट लिखिएगा। फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन द टू डीएनए स्ट्रैंड स्टार्ट्स टू अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अनवाइंड होना शुरू हो गई। दिस अनवाइंडिंग अकर्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, ये नहीं है कि वो अनवाइंडिंग कहीं से भी शुरू हो जाएगी, उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या पॉइंट ऑफ ओराई। ओराई की फुल फॉर्म है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो उसके। एट द पॉइंट ऑफ ओराई वेरियस अनवाइंडिंग एंजाइम, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम है वो काम करेगा। दे ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, यहाँ पे जितना नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में बॉन्ड था हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए हेलिकेज उसको तोड़ता हुआ चलेगा, जिसके कारण वो अनवाइंड होगा। ए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन है एंजाइम नहीं है, ऑल्सो वर्क फॉर दिस, वो भी यहाँ इसमें हेल्पफुल है। एक और एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज, ऑल्सो वर्क टू फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर्क। ये देखिए यहाँ से जब ये डीएनए स्ट्रैंड इकट्ठा था, जब ये यहाँ से खुलना शुरू हो गया, यहाँ से ये खुलना शुरू हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया रेप्लिकेशन फॉर्क। अवॉइड सेल्फ कॉइलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, जैसे नॉर्मली हम किसी चीज को यूं ओपन अप करते जा रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये वाला स्ट्रैंड खुद सेल्फ कॉइलिंग भी तो कर सकता है। यहाँ पे जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होगा वो इस सेल्फ कॉइलिंग को अवॉइड करवाएगा। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, 5-3-3, ये 3 है तो ये 5-3, ठीक है। आप इसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनाओगे उसमें भी आपको डायरेक्शन का मस्ट ध्यान रखना है। ये 3 है तो ये 5 होगा और ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। वन मोर थिंग बेटा, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक आरएनए चाहिए और उसके बाद चाहिए हमें डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये आगे आएगा आपका सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में काम कर सकता है, 5 से 3 डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सेपरेटली आ भी जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वर्किंग, तो 5 से 3, ये देखिए ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब यहां देखो इससे दूसरे स्टैंड में ये 5 है तो ऑब्वियसली ये 3 होगा, ये 3 है तो इसके अपोजिट वाला यहाँ 5 होगा। अब देखो डायरेक्शन तो क्या है, 5 से 3, मतलब क्या हुआ, जब ये ओपन होना शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ये जितना सा ओपन हुआ था उतना एक सेगमेंट बन गया, फिर थोड़ा सा ओपन हुआ थोड़ा सा सेगमेंट बन गया। इसमें तो क्या है एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रही है, लेकिन इसमें क्या है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रही है, छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पीसेस में ही दिखाने, इन्हें बाद में इकट्ठा जोड़ा जाता है एक स्ट्रैंड बनाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है दैट इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और जो आपके पास ये पीसेस में है दैट इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। और इन फ्रेगमेंट्स को नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, साइंटिस्ट के बेसिस पे जिन्होंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिन्हें लाइगेज एंजाइम की हेल्प से बाद में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे है आपका
टोपो आइसोमेरेज और हेलिकेज ये एंजाइम, ये आपके पास एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जहां पे कंटिन्यूस स्ट्रैंड जिसके अपोजिट बन रही है उसे कहोगे आप कॉर्डिंग या टेम्परेट स्ट्रैंड, और जहां पे ये लैगिंग स्ट्रैंड बन रही है उस वाली स्ट्रैंड को आप नाम दोगे डीएनए की नॉन कॉर्डिंग या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन प्रोसेस की, जिसमें फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सेकंड स्टेप था एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क आया। उससे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स है। प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम काम करता है क्या, गाइरेज, GYRASES, परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज, इनकी जगह पे एक ही गाइरेज एंजाइम काम कर देता है। लीडिंग स्ट्रैंड द न्यू कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो 5' से 3' डायरेक्शन में काम करेगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ, जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे आपके पास, लैगिंग स्ट्रैंड। थर्ड स्टेप देखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, उसे पहले क्या चाहिए, आरएनए एज ए प्राइमर, आरएनए एज ए इनिशिएटर। आरएनए प्राइमर इज नीडेड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस, जो अभी बताया मैंने आपको। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज एबल टू कैटेलाइज द डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस, वो कर सकता है, लेकिन कब, जब आरएनए प्राइमर उस प्रोसेस को शुरू करा दे। ठीक है, तो आरएनए की यहाँ जरूरत है, मतलब यहाँ पे जो ये चीज एक्सटेंड करेगी इसके लिए पहले यहाँ पे हमें आरएनए एज ए प्राइमर चाहिए होता है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, ज्वाइनिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। द ओपन हो गया है अब डीएनए का स्ट्रैंड, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री जो भी आपके पास नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो आके जुड़ेंगे। द कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड नाइट्रोजनस बेस पेयर मतलब ट्राइफॉस्फेट वाले स्टार्ट टू ज्वाइन बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे वो रीफॉर्म करेंगे पेरेंट डीएनए से, और जब वो रीफॉर्म करेंगे तो ये वापस से, ये एक्साइटेड स्टेट थी वो उसमें स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकते और वो वापस से मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखिए वापस से वही प्रोसेस रिवर्स हो गई है, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में ये आ गए हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, इन दिस स्टेप मतलब यहाँ पे देखिए हमें एंजाइम चाहिए था फॉस्फोराइलेज, टीपी, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, और मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए पायरोफॉस्फेटेज। इस स्टेप में एनर्जी जो रिलीज हुई है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप पीआई की फॉर्म में हो गई। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव द पॉलीमराइजेशन इन नाइट्रोजनस बेस पेयर को पेंटो शुगर के साथ जोड़ने के वो काम आती है, न्यूक्लियोटाइड्स आगे फॉर्म करने के। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री बनने शुरू हो गए तो चेन इनिशिएट होनी शुरू हो गई विद द एनर्जी सो रिलीज द, ऊपर वाले स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई है मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करके वो डीएनए चेन को आगे एक दूसरे से मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर को जोड़ते चले जाएंगे और न्यू डीएनए की चेन बनती चली जाएगी। दिस प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, इस प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड डेल्टा, ध्यान रखिएगा अल्फा एंड डेल्टा नेसेसरी है हमें, और इन एंजाइम की प्रॉपरली काम करने के लिए हमें मेटल आयन चाहिए Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज या मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये भी एंजाइम का ही टाइप है, ये अकेला काम करता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज के लिए, मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फंक्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ये अल्फा और डेल्टा काम करेंगे, जिन्हें हम डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 भी नाम दे देते हैं। दिस प्रोड्यूसेस द डबल चेन विच आर इनिशिएटेड टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट चेन, मतलब इससे यहाँ आपकी डबल चेन बननी शुरू हो जाएगी। अगर उस चेन में कोई प्रॉब्लम है कि कोई नाइट्रोजनस बेस पेयर गलत जुड़ा है तो उसके लिए एक एडिटिंग का भी ऑप्शन होता है जिसे हम प्रूफ रीडिंग या डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी कहते हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द बेस पेयरिंग इंश्योर एक्यूरेट रेप्लिकेशन की प्रोसेस एक्यूरेट हो। सम टाइम क्या होता है आपके पास रॉन्ग बेसिस अटैच टू ईच अदर, मतलब एक ही जगह जैसे कुछ टी जुड़ना चाहिए था लेकिन कुछ सी जुड़ गया, जी जुड़ गया, कुछ और जुड़ गया है, विच आर नोटेड एंड रिमूव्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज, वो नोट कर लिए जाएंगे इस एडिटिंग के टाइम पे और उसे हटा दिया जाएगा। अगर नहीं हटता है तो एबनॉर्मलिटी आएगी। द एबनॉर्मल रीजन ऑफ डीएनए आर क्लीव्ड, उन्हें काटने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम काम आता है और उन्हें वापस से बनाने के लिए वही डीएनए पॉलीमरेज और
उस नए बने हुए सेगमेंट को वापस से अटैच करने के लिए डीएनए लाइगेज, और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो भी इस डीएनए लाइगेज के थ्रू ही अटैच किए जाते हैं, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास हेलिक्स फॉर्मेशन, वापस से डबल हेलिकल फॉर्म में आना। जो डीएनए बना है स्पाइरली कॉइल टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स, वो डबल हेलिक्स बनाता है। अगर आप ओवरऑल इक्वेशन की बात करो तो आपका डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से मैग्नीज और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में डीएनए चेन बनाता है विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, जैसे सेमी कंजर्वेटिव थी वैसे ही ये प्रोसेस क्या है आपके पास सेमी डिसकंटिन्यूअस है नेचर में, इज सेट टू बी, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो इसकी कंटिन्यू, लीडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल कंटिन्यूअस बनती है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में आपके पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं जो बाद में ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में जुड़ते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन।